साथियों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का यूपी लेखपाल और होम गार्ड जीएस प्रैक्टिस 14 में। दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक 1 से लेकर 13 तक जो वीडियो हुआ है आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप लोग जाकर चैनल पर देख सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब या वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चंस को शुरू करते हैं और सभी क्वेश्चन जितना भी लिया गया है दोस्तों पूरा डिटेल वाइज समझाया गया है। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, कौन सा हड़प्पा स्थल जुते हुए खेतों का साक्ष्य दर्शाता है? इनमें से दोस्तों इन चारों में से कौन सा ऐसा हड़प्पा स्थल है जो दोस्तों जुते हुए खेतों का प्रमाण साबित करता है? सिंपली ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों कालीबंगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा कालीबंगा। दोस्तों कालीबंगा में क्या हुआ है, जुते हुए खेत और दोस्तों इसके अलावा क्या क्या मिला है? ईंट की बनी हुई घर, कच्ची ईंट की बनी हुई बनी घर भी प्राप्त हुआ है। यह भी दोस्तों याद रखिएगा। कालीबंगा से जुते हुए खेत और कच्ची ईंट से बनी हुई घर प्राप्त हुआ है, यह भी दोस्तों याद रखिएगा। बाकी दोस्तों मोहनजोदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है, धौलावीरा से क्या प्राप्त हुआ है, लोथल से क्या प्राप्त हुआ है, उन सभी के बारे में आइए पूर्ण रूप से डिटेल में बात करते हैं। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा बोला गया दोस्तों हड़प्पा स्थल से मिले प्रमुख साक्ष्य। मोहनजोदड़ो याद रखिए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसमें दोस्तों विशाल स्नानागार अगर पूछे दोस्तों कहाँ से प्राप्त हुआ है तो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। अन्न का भंडार, यह भी दोस्तों याद रखें, अन्न का भंडार भी दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। पशुपति की मुहर भी दोस्तों मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। बाकी दोस्तों याद रखिएगा लोथल से क्या क्या प्राप्त हुआ है तो दोस्तों याद रखिएगा मनका बनाने का कारखाना लोथल से प्राप्त हुआ है। मानव निर्मित बंदरगाह और दोस्तों मनका बनाने का कारखाना लोथल से प्राप्त हुआ है। बाकी धौलावीरा से याद रखिएगा। कृत्रिम जलाशय दोस्तों याद रखिएगा, कृत्रिम जलाशय बहुत इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम जलाशय का मतलब ये है पानी के निष्कासन के लिए दोस्तों नालियों का व्यवस्था पूर्ण रूप से किया गया था, कृत्रिम जलाशय बनाया गया था। इसको याद रखिएगा। साइन बोर्ड भी याद रखिएगा, पत्तन याद रखिएगा, खगोलीय प्रयोगशाला भी याद रखिएगा। यह सब दोस्तों धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। बाकी कालीबंगा से याद रखिएगा दोस्तों जुते हुए खेत के प्रमाण प्राप्त होते हैं। अग्नि देवी की वेदिकाएं भी प्राप्त होती है। कच्ची ईंटों से बने घर भी प्राप्त होता है कालीबंगा से। ये चारों के चारों दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, चारों के चारों बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, किस राजवंश के तहत भू राजस्व कदमाई का एक रूप था? तो भू राजस्व याद रखिएगा दोस्तों, भू राजस्व एक कदमाई एक तरह का दोस्तों क्या हुआ करता था, कर हुआ करता था। भू राजस्व का एक प्रकार का कर हुआ करता था। यह दोस्तों किस राजवंश के दौरान लागू हुआ करता था? तो ये हो जाएगा दोस्तों चोल राजवंश के। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चोल राजवंश के दौरान भू राजस्व कदमाई याद रखें दोस्तों, कदमाई एक प्रकार का कर हुआ करता था जो दोस्तों चोल राजवंश के तहत लागू हुआ करता था। तो दोस्तों चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? चोल वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो विजयालय याद रखिएगा दोस्तों, विजयालय चोल राजवंश का संस्थापक विजयालय। इसका दोस्तों राजधानी की बात करें, राजधानी की बात करें तो राजधानी क्या था दोस्तों? तंजौर याद रखिए दोस्तों, तंजौर जिसे तंजावुर भी कहा जाता है, इतने दोस्तों याद रखिएगा। बाकी दोस्तों चोल राजवंश से संबंधित कुछ और जानकारी के बारे में बात करते हैं, आइएगा। देखिए बोला गया दोस्तों कदमाई जिसे कदमे भी बोला जाता है, चोल राजवंश के तहत भू राजस्व का एक प्रकार का रूप था, मतलब एक प्रकार का दोस्तों कर था। विजयालय 850 से लेकर 871 ईस्वी तक विजयालय का शासन चला था। विजयालय को दोस्तों चोल साम्राज्य का संस्थापक माना जाता है। चोल राजवंश की राजधानी दोस्तों बात करें तो तंजौर, जैसे तंजावुर बोला जाता है, इसको माना जाता है। इस साम्राज्य मतलब चोल राजवंश का अंतिम शासक कौन था? तो राजेंद्र तृतीय याद रखिएगा दोस्तों, राजेंद्र तृतीय चोल राजवंश का अंतिम शासक था, यह भी दोस्तों याद रखिएगा। बाकी दोस्तों बृहदेश्वर मंदिर की बात करें दोस्तों, याद रखिएगा दोस्तों तंजौर में प्रसिद्ध बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था दोस्तों? तो हो जाएगा राजराज प्रथम। याद रखिए दोस्तों राजराज प्रथम ने करवाया था, तंजौर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया था। इसको भी दोस्तों याद रखिएगा। बाकी राजराज प्रथम ने दोस्तों एक शक्तिशाली नौसेना का भी गठन किया था, यह भी दोस्तों याद रखिएगा।
आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बोला गया भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति के संबंध में उल्लेख किया गया है। मतलब दोस्तों बोला गया है जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं उनको दोस्तों किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत उनकी नियुक्ति की जाती है। तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद, याद रखें दोस्तों, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 148 हो जाएगा। बाकी दोस्तों अनुच्छेद 148 से लेकर 151 तक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में वर्णन किया जाता है पूर्ण रूप से। जैसे 149 में क्या बोला जाता है, इनके दोस्तों कर्तव्य के बारे में, कर्तव्य और शक्तियों के बारे में अनुच्छेद 149 कर्तव्य, इनके कर्तव्य और शक्तियों के बारे में वर्णन किया जाता है। उसी प्रकार दोस्तों अनुच्छेद 50, अनुच्छेद 51 भी नियंत्रक और महालेखक परीक्षक के बारे में बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद 148, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 148। बाकी दोस्तों अनुच्छेद 325 क्या है, अनुच्छेद 326 क्या है, अनुच्छेद 327 क्या है। ये सभी के सभी दोस्तों निर्वाचन प्रणाली से संबंधित अनुच्छेद हैं। निर्वाचन प्रणाली से दोस्तों अनुच्छेद 324 से लेकर शुरू होता है, जो जाता है दोस्तों अनुच्छेद 329 तक, अनुच्छेद 329 तक जाता है निर्वाचन प्रणाली। आइए दोस्तों पूर्ण रूप से डिटेल में बात करते हैं नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में तथा दोस्तों निर्वाचन प्रणाली के बारे में। चलिएगा दोस्तों, देखिएगा बोला गया है दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 148 के तहत नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। यह भी दोस्तों याद रखिएगा, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है, तो ये करते हैं दोस्तों भारत के राष्ट्रपति। अब भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। राष्ट्रपति के बारे में, भारत का एक राष्ट्रपति होगा, यह किस अनुच्छेद में कहा गया है, तो अनुच्छेद 52 में कहा गया है। यह भी दोस्तों याद रखिएगा। दोस्तों कुछ और इम्पॉर्टेंट बातें याद रखिएगा नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में। जैसे दोस्तों बोला गया है यह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का प्रमुख होता है। यह भी दोस्तों याद रखिएगा। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का भी नियंत्रक होता है। यह भी दोस्तों याद रखिएगा। भारत के संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक किसे माना जाता है, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को माना जाता है। इनका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। यह भी दोस्तों याद रखिएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की पदावधि पद ग्रहण करने की तिथि से 6 वर्ष होगी, लेकिन यदि इससे पूर्व वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेते हैं तो यह दोस्तों अवकाश ग्रहण कर लिया जाता है। मतलब दोस्तों इनका कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष या फिर दोस्तों 65 वर्ष तक की आयु, चाहे तो 6 वर्ष या तो दोस्तों 65 वर्ष तक की आयु। अब दोस्तों बात करते हैं दोस्तों अनुच्छेद 324। अनुच्छेद 324 में क्या है, अनुच्छेद 324 में है दोस्तों निर्वाचन आयोग। याद रखिए दोस्तों निर्वाचन आयोग, निर्वाचन आयोग है 324 में, निर्वाचन आयोग है। अनुच्छेद 325 में क्या दिया गया है, किसी भी मतदाता के साथ धर्म, जाति के आधार आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित होना। यह दिया गया है अनुच्छेद 325 में। किसी भी मतदाता के साथ धर्म, जाति आदि के आधार पर भेदभाव का प्रतिबंधित होना दोस्तों दिया गया है अनुच्छेद 325 में। अनुच्छेद 324 में है दोस्तों, 326 में है वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव, मतलब 18 वर्ष या उससे अधिक बोला गया है अनुच्छेद 326 में। अनुच्छेद 327 में क्या है, संसद को चुनाव संबंधित कानून बनाने का अधिकार है। अनुच्छेद 327 में संसद को चुनाव संबंधित कानून बनाने का अधिकार किस में है दोस्तों, 327 में। यह भी दोस्तों याद रखिएगा। इतना बातें दोस्तों याद रखिएगा। बाकी अनुच्छेद 324 में है निर्वाचन आयोग के बारे में कहा गया है। दोस्तों एक क्वेश्चन आप लोग बता दिएगा, किस अनुच्छेद में दिया गया है वित्त आयोग के बारे में। वित्त आयोग बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, वित्त आयोग के बारे में किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो ये हो जाएगा दोस्तों अनुच्छेद, याद रखिएगा, अनुच्छेद 280 वित्त आयोग के बारे में बोला गया है। अनुच्छेद 280 के बारे में, 280 में बोला गया है वित्त आयोग के बारे में। इतना बातें दोस्तों याद रखिएगा। बाकी दोस्तों अगर कोई डाउट रहे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों ये रहा, बोला गया है दोस्तों तुजुक ए जहांगीरी मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई थी। तुजुक ए जहांगीरी का मतलब दोस्तों जहांगीरनामा है। याद रखिएगा दोस्तों इसका अन्य नाम है जहांगीरनामा।
जहांगीरनामा ये पुस्तक के लेखक कौन है? इसके पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों स्वयं मुगल सम्राट जहांगीर। जहांगीर ही दोस्तों इस पुस्तक के लेखक है। ये दोस्तों जहांगीरनामा में क्या बोला गया दोस्तों? जहांगीर के जीवन परिचय के बारे में बोला गया है। जहांगीर के जीवन परिचय के बारे में बोला गया है। जहांगीर के जीवन परिचय, इनका जीवन परिचय है दोस्तों पूर्ण रूप से जहांगीरनामा। इस जहांगीरनामा का अन्य नाम है दोस्तों तुजुक-ए-जहांगीरी। यह दोस्तों बोला गया मूल रूप से निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों फारसी भाषा में। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा फारसी भाषा में। बाकी दोस्तों याद रखिएगा तुजुक-ए-जहांगीरी का अन्य नाम क्या है? तो जहांगीरनामा। इसके दोस्तों लेखक कौन है? तो दोस्तों स्वयं जहांगीर हैं। यह दोस्तों बातें याद रखिएगा। बाकी दोस्तों आइए जान लेते हैं कुछ अन्य जानकारी के बारे में। जैसे दोस्तों बोला गया है तुजुक-ए-जहांगीरी। तुजुक-ए-जहांगीरी का अन्य नाम क्या है? जहांगीरनामा है। तुजुक-ए-जहांगीरी फारसी भाषा में रचित जहांगीर की आत्मकथा है। यह दोस्तों याद रखिएगा। कुछ और दोस्तों मुगल काल से संबंधित अन्य प्रमुख पुस्तकें तथा उनके लेखक के बारे में जान लेते हैं। जैसे दोस्तों बोला गया जहांगीरनामा तुजुक-ए-जहांगीरी, इसको दोस्तों किस भाषा में लिखा गया था? तो ये हो जाएगा फारसी भाषा में। अब इसके लेखक कौन है? तो मुगल सम्राट जहांगीर स्वयं है। यह दोस्तों याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तुजुक-ए-जहांगीरी फारसी भाषा में लिखा गया है। तो इसके लेखक के बारे में पूछे तो मुगल सम्राट स्वयं जहांगीर हैं। तुजुक-ए-बाबरी, तुजुक-ए-बाबरी दोस्तों किस भाषा में लिखा गया था? तो तुर्की भाषा में। तुजुक-ए-बाबरी तुर्की भाषा में। इसके लेखक कौन है दोस्तों? तो बाबर स्वयं हैं। हुमायूंनामा पुस्तक दोस्तों किस भाषा में लिखा गया? तो यह हो जाएगा फारसी भाषा में। इसके लेखक कौन है दोस्तों? गुलबदन बेगम। याद रखिए दोस्तों गुलबदन बेगम है हुमायूंनामा पुस्तक के लेखक, जो कि दोस्तों फारसी भाषा में लिखा गया था। बाकी दोस्तों शाहजहांनामा याद रखिएगा दोस्तों, यह भी फारसी भाषा में लिखा गया था। इनायत खान इसके लेखक हैं। शाहजहांनामा के लेखक कौन है? इनायत खान है। फारसी भाषा में लिखा गया है। हुमायूंनामा फारसी भाषा में लिखा गया है। इसके लेखक हैं दोस्तों गुलबदन बेगम। इतना बात है दोस्तों याद रखिएगा। ये सभी के सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, इसको दोस्तों आप लोग नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन ये रहा, आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने की थी। मतलब बोला गया दोस्तों आर्य समाज की स्थापना कहाँ पर किया गया था? आर्य समाज की स्थापना बोला गया दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। यह भी दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो आर्य समाज की स्थापना किया था दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। और कब किया था दोस्तों? तो सन भी याद रखिएगा, सन 1875 ईस्वी में। 1875 ईस्वी में किया था, यह भी दोस्तों याद रखिएगा। और कहाँ पर किया गया था? कहाँ पर स्थान पूछे तो स्थान अगर पूछे दोस्तों, स्थान पूछे तो ये हो जाएगा दोस्तों मुंबई। बम्बई याद रखिए दोस्तों, मुंबई में किया था। यह भी दोस्तों याद रखिए, पहले बम्बई बोला जाता था, बम्बई में किया था। यह दोस्तों याद रखिए, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। बम्बई में किया था। और दोस्तों इसकी दोस्तों मुख्यालय, आर्य समाज की स्थापना के लिए दोस्तों इसका मुख्यालय याद रखिए दोस्तों, मुख्यालय कहाँ था? तो मुख्यालय की बात करें दोस्तों तो लाहौर में था। इसका मुख्यालय कहाँ पर था दोस्तों? लाहौर में। और कब बनाया गया दोस्तों? यह भी दोस्तों याद रखिएगा 1877 ईस्वी में। 1877 ईस्वी में बनाया गया, यह भी दोस्तों याद रखिएगा। 1877 ईस्वी में लाहौर में इसका मुख्यालय बनाया गया है, यह भी दोस्तों याद रखिएगा। चलिएगा दोस्तों अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उसके पहले दोस्तों यहाँ पर देख लीजिएगा, बोला गया है अप्रैल 1875 में बम्बई में आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जिसका नाम है दोस्तों मूलशंकर ने की थी। इनका प्रमुख उद्देश्य क्या था? प्राचीन वैदिक धर्म की युद्ध रूप में पुनः स्थापना करना था। 1877 ईस्वी में लाहौर में आर्य समाज का मुख्यालय भी स्थापित किया गया, जिसके बाद आर्य समाज का अधिक प्रचार प्रसार भी हुआ। मुख्यालय भी दोस्तों याद रखिएगा यह लाहौर में था। 1877 में बना था, बाकी 1875 में आर्य समाज की स्थापना हुआ था। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भारत में जलवायु के आधार पर फसलें हैं। इनमें से कौन सी हैं दोस्तों फसलें? इनमें से कौन सी फसलें जो हैं जो जलवायु के आधार पर हैं? जो दोस्तों जलवायु के आधार पर हैं, जो जलवायु के आधार पर हैं। तो खरीफ भी दोस्तों जलवायु के आधार पर है। जायद भी दोस्तों जलवायु के आधार पर है। रबी भी दोस्तों जलवायु के आधार पर है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों उपर्युक्त सभी, ये सभी हो जाएंगे। दोस्तों आइए जान लेते हैं दोस्तों खरीफ की फसलें कौन कौन सी होती हैं, जायद की फसलें कौन कौन सी होती हैं, रबी की फसलें कौन कौन सी होती हैं। जैसे दोस्तों खरीफ की फसलें में हो जाएगा दोस्तों चावल हो जाएगा।
रबी की फसलें में दोस्तों गेहूँ याद रखिएगा, रबी की फसलें में गेहूँ याद रखिएगा, सरसों याद रखिएगा, सरसों याद रखिएगा, या रबी मटर याद रखिएगा दोस्तों, मटर, ये सभी रबी की फसलें हैं। जायद की फसलें में याद रखिएगा दोस्तों खीरा याद रखिएगा दोस्तों, तरबूज याद रखिएगा, तरबूज याद रखिएगा। कुछ और भी हैं दोस्तों, जैसे खरीफ की फसलें कुछ और हैं, जायद की फसलें कुछ और हैं, रबी की फसलें कुछ और हैं। आइए उन सभी के बारे में दोस्तों डिटेल में बात करते हैं। देखिएगा वो दोस्तों बोला गया भारत में जलवायु के आधार पर फसलों को 3 भागों में बांटा गया है। फसलों को टोटल कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। वो तीनों भाग कौन कौन से हैं दोस्तों? जैसे एक खरीफ हो गया, दूसरा रबी हो गया, तीसरा हो गया दोस्तों जायद। खरीफ में दोस्तों चावल याद रखिएगा, ज्वार याद रखिएगा, बाजरा, मक्का, जूट और मूंगफली, ये सभी दोस्तों खरीफ की फसलें हैं। रबी की फसलें हैं दोस्तों गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों और राई, यह सभी हैं दोस्तों रबी की फसलें। जायद की फसलें याद रखिएगा दोस्तों तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, करेला, ये सभी हैं दोस्तों जायद की फसलें। जायद की फसलें मुख्य रूप से दोस्तों आप लोगों को देखने को मिलेगा मार्च से लेकर दोस्तों जून तक के महीने में, मार्च से दोस्तों जून तक के महीने में देखने को मिलेगा जायद की फसलें, यह दोस्तों याद रखिएगा। तो दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया हो। वीडियो पसंद आए दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।